नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है हनीसकल बुक से चैप्टर नंबर 7। जी, हनीसकल बुक से चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बच्चों फेयर प्ले। जी, मुंशी प्रेमचंद की रचना फेयर प्ले। तो फेयर प्ले पढ़ने से पहले आइए ये देखते हैं बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले, फेयर प्ले पढ़ने से पहले आइए देख, लिखा कि हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है सबसे अच्छा दोस्त। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग, यानी क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ किया है जो आपकी नज़र में गलत हो। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। जी, व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप चुप रह गए। कीप क्वाइट का मतलब चुप रहना, क्या आप चुप रह गए। और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट, या आपने अपने मित्र को बताया कि तुम गलत हो। गौर कीजिएगा। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों की यह कहानी पढ़िए। जी, दो दोस्तों की यह कहानी पढ़िए। हु हैड टू डिसाइड, जिनको यह तय करना पड़ा, व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, दोस्ती और दुश्मनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यह समझना कि क्या सही है और क्या गलत। जी बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि दो दोस्तों की कहानी पढ़िए जिनको ये फैसला करना पड़ा कि दोस्ती और दुश्मनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या यह समझना कि क्या सही है और क्या गलत। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद की रचना को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि फेयर प्ले क्या होता है, मित्रता क्या होती है, दुश्मनी क्या होती है, और मित्रता और दुश्मनी के बावजूद न्याय करना क्या होता है। जी, आइए दो दोस्तों की कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, लिखा है जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स। जुमन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। याद रखिएगा, दो पात्र हैं इसमें, जुमन शेख और अलगू चौधरी। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, यानी उनकी दोस्ती, फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी, दैट का मतलब हो गया कि व्हेन ईदर ऑफ देम, कि जब ईदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई एक, जुमन शेख या अलगू चौधरी, वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, जब गांव से दूर कहीं जाते थे, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा जो गांव में रहता था वो उनकी परिवार की देखरेख, लुक आफ्टर करता था। कहने का मतलब है कि जुमन शेख और अलगू चौधरी दो दोस्त थे, दो मित्र थे, बहुत अच्छे थे वे लोग। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जब उनमें से कोई एक भी गांव से बाहर जाता था तो दूसरा परिवार की रखवाली करता था। बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों का गांव में बहुत सम्मान था, बहुत मान था, बहुत प्रतिष्ठा थी। ग्रेटली रिस्पेक्टेड यानी दोनों का गांव में बहुत मान सम्मान था, बहुत प्रतिष्ठा थी। आगे देखिए बच्चों क्या हो रहा है। जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। बच्चों, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। जुमन की एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ संपत्ति थी। गौर कीजिएगा, मामला अब शुरू होता है। बच्चों, जुमन की एक बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, मतलब संपत्ति थी। दिस सी ट्रांसफर्ड, उस संपत्ति को उस बूढ़ी आंटी ने ट्रांसफर कर दिया, यानी हस्तांतरित कर दिया, टू हिम, यानी जुमन के नाम कर दिया। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ पर किया, यानी यह समझ करके किया, दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक्ड आफ्टर हर। आंटी ने, बूढ़ी आंटी ने अपनी संपत्ति जुमन शेख के नाम कर दी, यह समझ करके कि जुमन इसके साथ रहेगा, मतलब जुमन मेरे साथ रहेगा और मेरी देखरेख करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेरी वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, और यह समझौता जो था ना, यह जो अंडरस्टैंडिंग थी, यह जो अरेंजमेंट था कि मैं बूढ़ी हो चली हूँ तो मेरे साथ ही जुमन रहेगा और मेरी देख रेख करेगा, तो यह वर्कड वेरी वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, कुछ वर्षों तक यह बड़ा अच्छा चला। यानी उसके परिजनों ने, जुमन शेख ने, उसकी पत्नी ने बूढ़ी आंटी की खूब सेवा की। देन द सिचुएशन चेंज्ड, तब सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, और चेंज का मतलब हो गया बदल गई। तब स्थिति बदल गई, परिस्थिति 1-2 सालों के बाद बदल गई। जुमन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुमन
और उनका परिवार वेयर टायर्ड, अब परेशान हो गया, अब थक गया था, ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, बूढ़ी चाची की सेवा करते करते अब वे लोग उब गए थे, अब वे लोग थक गए थे। यानी शुरू के 1-2 सालों में उन लोगों ने चाची की सेवा की, लेकिन अब चाची का उतना देखभाल नहीं रहा, वे लोग इनसे परेशान हो चुके थे। जुमन बिकेम इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुमन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। बच्चों, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन होना, यानी जुमन अब चाची के प्रति इनडिफरेंट यानी उदासीन हो गया, और उसकी पत्नी भी चाची के प्रति उदासीन हो गई। अर्थ ये हुआ कि अब चाची का उतना ख्याल ये लोग नहीं रखते थे जितना 1-2 साल पहले रखते थे। हु ग्रूज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे, यानी अब जुमन की जो पत्नी थी ना बच्चों, अब वह दादी को भोजन भी ऐसे देती थी ना, जैसे नाराज होकर के, नाखुश होकर के, या बेमन से उनको खाने के लिए भोजन भी देती थी। यानी अब उनको बढ़िया से भोजन भी नहीं दिया जाता था। किसको? चाची को, जिन्होंने अपनी ज़मीन जुमन शेख को हस्तांतरित कर दी थी। सी स्वेलोड, बच्चों स्वेलोड का मतलब होता है बर्दाश्त करना। जी, स्वेलोड का मतलब होता है बर्दाश्त करना। सी स्वेलोड दिज इंसल्ट्स, इंसल्ट्स का मतलब होता है अपमान। अलोंग विथ हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक जब चाची भोजन करती थी ना, तो भोजन के साथ साथ वह इस अपमान को भी क्या करती रहीं? बर्दाश्त करती रहीं। जी, चाची को लग रहा था कि ये लोग अब मेरे प्रति इंडिफरेंट हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, अब मेरी उतनी पूछ नहीं कर रहे हैं जितनी ये 2 साल पहले करते थे। तो चाची अब भोजन तो करती थी, लेकिन भोजन के साथ साथ अब वो इस अपमान को भी क्या करती? बर्दाश्त कर रही थी। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन बच्चों धैर्य की भी अपनी सीमा होती है। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, और लिमिट्स का अर्थ होता है सीमा, यानी धैर्य की भी अपनी बच्चों सीमा होती है। देखिए ये चाची हैं, वो जुम्मन शेख हैं, ये जुम्मन शेख की पत्नी है। फिर देखिए बच्चों क्या हो रहा है। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन की बात है बच्चों कि बूढ़ी चाची ने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, क्लियर, अब यह क्लियर हो चुका है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, अब इस घर में मेरी कोई पूछ नहीं है, अब इस घर में मेरी जान मान करने वाला कोई नहीं है, यह स्पष्ट हो चुका है। बूढ़ी ने जुम्मन से कहा, काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, कृपा करके तुम लोग मुझे मासिक खर्च दो। अलाउंस का मतलब भत्ता होता है। अब तुम लोग हर महीने मुझे एक निश्चित राशि दो, सो दैट, जिससे कि आई कैन सेटअप का मतलब स्थापित करना, ए सेपरेट किचन, जिससे कि मैं एक अलग रसोई घर बना सकूं और मैं अपना भोजन स्वयं बना सकूं और अपने पेट को भर सकूं। इसके लिए तुम मुझे मंथली अलाउंस दो, जिससे कि मैं अपनी अलग किचन चला सकूं। बूढ़ी या चाची ने जुम्मन शेख से कहा, My wife knows best how to run the house. Be patient, said जुम्मन shamelessly. बच्चों shamelessly का मतलब होता है, shamelessly का मतलब होता है जैसे मतलब जिसको लज्जा नहीं आती है। सेम का मतलब होता है लज्जा, यानी निर्लज्जता पूर्वक जुम्मन ने कहा कि my wife knows, मेरी पत्नी को पता है, बेस्ट हाउ टू रन हाउस, घर चलाना मेरी पत्नी को आता है, वह घर चलाना जानती है। बी पेशेंट, धैर्य रखो चाची धैर्य रखो, मेरी पत्नी को घर चलाना आता है और वह घर बढ़िया से चला रही है, आपकी शिकायत अच्छी नहीं है। सेमलेसली, निर्लजता पूर्वक उसने कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इससे बूढ़ी चाची अब और नाराज हो गई। एंड डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और इस मामले को, केस का मतलब होता है मामला, और इस मामले को गांव के पंचायत में ले जाने का फैसला किया कि अब ये मामला पंचायत में चलेगी, कि ये लोग मेरी ज़मीन भी ले लिए, पैसे भी ले लिए, और अब मुझे खाने को भी नहीं दे रहा है, बात करना तो दूर की बात है। मामला पंचायत में जाता है। सुनिए क्या होता है। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। बच्चों सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन, सीक मतलब होता है प्राप्त करना, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। यानी कई दिनों तक बूढ़ी चाची गांव में, विलेजर्स का मतलब ग्रामीणों से बात करती रहीं, अपने मामले को समझाती रहीं और उनका समर्थन पाने की कोशिश करती रहीं। सम सिंपथाइज्ड विथ हर, कुछ लोगों ने इनके साथ सहानुभूति प्रकट की। सिंपथाइज का मतलब होता है सहानुभूति प्रकट करना। कुछ लोगों ने चाची के साथ सहानुभूति प्रकट किया कि हाँ, चाची के साथ अच्छा नहीं हो रहा है।
अदर्स लॉफ्ड एट हर, कुछ लोग चाची का मजाक भी उड़ाए। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ अन्य लोगों ने चाची को एडवाइस किया, मतलब सलाह दिया, टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि ये समझौता कर लो। मेकअप का मतलब यहाँ पे हुआ कि समझौता कर लो, झगड़े को समाप्त कर लो, जाओ और अपने भतीजे से और उसकी पत्नी से समझौता कर लो। कुछ लोग समझौता का सलाह दिए, कुछ लोग खिल्ली उड़ाए, कुछ लोग मजाक उड़ाए, और कुछ लोग इसके साथ सहानुभूति भी जताए। एट लास्ट, बच्चों एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, अंत में वह अलगू चौधरी के पास आई। मैंने पहले ही कहा था कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बहुत अच्छे मित्र थे। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी, अंत में बूढ़ी चाची अलगू चौधरी के पास आई और अलगू से कही, यू नो चाची, जुमर इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू के पास जब चाची आई, अपना मामला एक्सप्लेन की, तब अलगू ने क्या कहा सुनिए। यू नो चाची, चाची तुम्हें पता है जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कैसे मैं उसके खिलाफ जा सकता हूँ, अलगू ने कहा। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मॉम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, लेकिन बाबू क्या यह राइट है, राइट का मतलब सही, क्या यह सही है टू कीप मम का मतलब होता है चुप रहना, लेकिन क्या चुप रहना और ये नहीं कहना कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चुप रहना सही है, क्या गलत को सही कहना सही है, क्या खराब को अच्छा कहना सही है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला ने वकालत की जुम्मन से कहा। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड, बूढ़ी चाची ने अलगू से कहा, कम टू द पंचायत, पंचायत में आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ, और सत्य बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने जवाब नहीं दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, यानी बूढ़ी महिला ने कहा कि तुमको सत्य बोलना है, पंचायत में आओ। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स, लेकिन बूढ़ी चाची के जो शब्द थे ना, केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, उसके कानों में रिंग करते रहे, मतलब गूंजते रहे कि क्या तुम चुप रहोगे, क्या तुम गलत को सही कहोगे, क्या तुम गलत को बर्दाश्त करोगे। ये चीज़ें इसके कानों में गूंजती रही, किसके कानों में, जुम्मन के कानों में। अब पार्ट 2-3 शुरू होता है, और देखिए बच्चों पैराग्राफ नंबर 5 कैसे ये पंचायत बैठी है आप देख सकते हैं, गौर कीजिए। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम, जी उसी दिन शाम में पंचायत की बैठक हुई। अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराने बनियान ट्री के नीचे बच्चों पंचायत बैठती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, यानी पंच परमेश्वर होते हैं। अलगू चौधरी ने कहा पंच परमेश्वर होते हैं। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आइए अब मेरी चाची जो है ना हेड पंच को नॉमिनेट करेंगी, यानी उनका नाम रखेंगी। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, और मैं अबाइड बाई यानी मैं उनके फैसले को क्या करूँगा, स्वीकार करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, देखिए बच्चों कितनी बड़ी बात कही गई, बात कही जा रही है कि द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, यानी पंच के लिए न तो कोई दुश्मन होता है न कोई दोस्त होता है। जी बच्चों आप भी जब पंचायती करने जाओ, आप भी जब पंच की कुर्सी पे बैठो ना, तो आपके लिए न कोई दोस्त होना चाहिए न कोई दुश्मन होना चाहिए। तो द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, यानी पंच का न तो कोई दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, सुनिए, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने कहा कि व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, आप अलगू चौधरी से क्या कहते हो। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अब लक, चूंकि जुम्मन और ये अलगू जो थे ना ये मित्र थे, और जुम्मन को ही चाची ने मुख्य पंच क्या कर दिया, बना दिया। तो यह सुन करके हाइडिंग जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, जैसे ही जुम्मन को पता चला कि चाची ने अलगू को मुख्य पंच बनाया है, तो उसने अपने जॉय को, खुशी को हाइड कर लिया, छुपाते हुए का मतलब छुपा लिया उसको। और क्या सोच रहा है सुनिए, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, यानी ये जो अप्रत्याशित भाग्य है ना, वो सोचा कि मेरा भाग्य है कि मेरे दोस्त को ही मुख्य पंच बनाया गया है, और उसने अपनी हंसी क्या कर ली, छुपा ली। चाची
यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुमन सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची, जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती से तुम भली भांति क्या हो, अवगत हो। अवेयर का मतलब होता है अवगत। चाची, तुम जानती हो कि जुम्मन से मेरी पक्की क्या है, दोस्ती है। आई नो दैट रिप्लाइड द अंट। ये बच्चों पंचायती में बात हो रही है। आई नो दैट रिप्लाइड द अंट। चाची जवाब दिया, हाँ मुझे यह मालूम है कि तुम दोनों में बहुत प्रगाढ़ दोस्ती है। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दोस्ती की खातिर, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की खातिर तुम नहीं मारोगे क्या अपनी कंसाइंस को, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, है ना, तुम नहीं नष्ट करोगे। यानी तुम दोस्ती की खातिर न्याय का गला नहीं घोंटोगे, मैं ये भी जानती हूँ। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। क्यों? क्योंकि भगवान जो है ना, लिव्स रहते हैं कहाँ? पंचों के दिल में भगवान बसते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने दोस्त की खातिर न्याय का गला नहीं घोंटोगे, क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, पंचों के दिल में वास करते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और पंचों की आवाज़ जो होती है ना, वह भगवान की आवाज़ होती है। मतलब पंचों की आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और उस बूढ़ी चाची ने पंचायती में अपने दलीलें रखी, मतलब मामले को रखा। आगे सुनिए क्या होता है। जुमन सेड अलगू। सब लोगों ने मामले को सुन लिया। अब देखिए क्या होता है। जुमन सेड अलगू। अलगू ने कहा, जुमन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। डियर का मतलब होता है बच्चों प्रिय, यानी तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए प्रिय हैं, मेरे लिए भी बहुत प्रिय हैं। नाउ आई एम ए पंच। अब मैं पंच हूँ, अब मैं पंच हूँ, दोस्त भी हूँ और अब मैं क्या हूँ, पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। इक्वल का मतलब होता है बच्चों समान। तुम और तुम्हारी चाची अब मेरे लिए एक बराबर हैं। तुम दोस्त हो, ये चाची हैं, और अब मैं पंच की कुर्सी पे बैठा हूँ। तो पंच के लिए ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। बच्चों डिफेंस का मतलब होता है बचाव। तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। अलगू ने अपने मित्र जुम्मन से पंचायती में कहा कि तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगैन जुम्मन। जुम्मन ने कहा कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी, मेरे नाम कर दिया। आई प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने वादा किया था कि जब तक चाची जीवित रहेंगी मैं उनका सपोर्ट करूंगा, मैं उनका समर्थन करूंगा, मैं उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उनकी देखभाल करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। जो कर सकता था मैंने किया है। आई हैव डन ऑल आई कुड, यानी जो मैं कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर। है ना, इन दौरान 1-2 बार मेरी पत्नी और चाची के बीच क्वारल भी हुआ है, झगड़ा भी हुआ है। बट आई कांट स्टॉप इट। लेकिन मैं इसको रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। और अब मेरी जो चाची है ना, मुझसे मांग रही हैं, क्या मांग रही हैं, मंथली अलाउंस मांग रही हैं। जी, वह मुझसे मासिक राशि की मांग कर रही हैं, जिससे कि वह अलग किचन की व्यवस्था कर सके। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यह संभव नहीं है। दैट इज ऑल आई हैव टू से। बस इतना ही मुझे कहना है। इतना कह करके जुम्मन जो था वो बैठ गया। अब आगे देखिए बच्चों क्या होता है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। जुम्मन से अलगू ने और अन्य पंचों ने क्रॉस एग्जामिन किया, यानी कुछ सवाल पूछे। कुछ क्या पूछे बच्चों, सवाल पूछे। देन अलगू अनाउंस्ड। तब अलगू ने घोषणा किया, वी हैव गॉट इन टू द मैटर केयरफुली। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, यानी हम लोगों ने केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक इस मामले को सुना है, इस मामले को समझा है। जो चाची ने कहा, जो जुम्मन ने कहा, दोनों की बातों को हम लोगों ने सुना है और हम लोग अब इस मामले को ढंग से समझ गए हैं। इन आवर ओपिनियन, हमारी राय में। जी, अलगू कहता है इन आवर ओपिनियन, यानी हमारी राय में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। अब बच्चों पंचायती में अलगू जो था ना, वह मुख्य पंच था और अलगू पंचायती सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, यानी जुम्मन को, चाची को मंथली अलाउंस यानी मासिक भत्ता देना ही होगा। और इल्स नहीं तो द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो संपत्ति वापस करनी होगी। यह
बच्चों फैसला जुम्मन ने सुनाया, अलगू ने सुनाया और अलगू ने कहा कि जुम्मन या तो मासिक भत्ता दें और नहीं तो ज़मीन क्या करें, वापस करें। बच्चों पंचायती सुना दी गई। नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन टुगेदर। अब दोनों मित्र, सेल्डम का मतलब शायद ही, मतलब कभी नहीं, सीन टुगेदर, अब कभी भी साथ नहीं देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच जो दुश्मनी थी, जो फ्रेंडशिप थी, जो दोस्ती थी ना, उसकी जो बॉन्ड थी, जो उसका धागा था, नाता था, रिश्ता था ना, वो टूट गया। इनफैक्ट सच कहें, जुम्मन वाज अलगूज एनिमी। अब जुम्मन जो था वह अलगू का दुश्मन बन गया। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और अब बदला चाहता था। बच्चों रिवेंज का मतलब होता है बदला चाहता था। जी देख रहे हो ना बच्चों, कैसे दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, कैसे न्याय हुआ। तो एक दोस्त का दुश्मन बन गया, जुम्मन भी अलगू का दुश्मन बन गया और बदला चाहने लगा। आगे देखिए बच्चों, पैराग्राफ 9 और पार्ट 3 में क्या होता है। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। बच्चों टाइट स्पॉट का मतलब होता है कठिन स्थिति में। दिन बीतते गए और बच्चों भाग्य और दुर्भाग्य तो हर व्यक्ति के जीवन में आता है ना, तो अलगू चौधरी के जीवन में भी अब कठिनाई आई, अब मुश्किल हालात पैदा हुए। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। बच्चों बुलॉक्स का मतलब होता है बैल, यानी अलगू चौधरी के यहाँ एक जोड़ा बैल था, उसमें से एक बैल गुजर गया, एक बैल की मृत्यु हो गई। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और दूसरा, उस एक जोड़ी बैल में एक मर गया और दूसरा जो बैल था ना उस जोड़ी का, अलगू ने क्या कर दिया कि समझू साहू के हाथों बेच दिया। एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो गांव का एक गाड़ीवान था, कार ड्राइवर था, उसके हाथों इसने दूसरा बैल बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट, बात यह हुई थी कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन ए मंथ्स टाइम, और बेचते वक्त यह अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि साहू जो है ना इस बैल की कीमत जो है, इस बैल का जो मूल्य है ना 1 महीने में देगा। बट इट सो हैपेंड, लेकिन हुआ ऐसा, दैट का मतलब कि द बुलॉक डाइड विद इन ए मंथ, कि बैल जो था ना वह 1 महीने के भीतर ही क्या हो गया, मर गया। यानी पहला बैल गुजर चुका था, तो दूसरे बैल को अलगू चौधरी ने समझू साहू के हाथों बेच दिया। यह तय हुआ कि 1 महीने के भीतर समझू साहू इस बैल की कीमत अदा करेगा, लेकिन 1 महीने के भीतर ही यह बैल भी क्या हो गया, समझू साहू के घर जा करके मर गया। आगे देखिए क्या होता है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, यानी बैल की मृत्यु के कई महीनों बाद, जी दूसरे बैल की मृत्यु के कई महीनों बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। यानी बैल की मृत्यु के कई महीनों बाद अलगू ने साहू को रिमाइंड कराया, मतलब याद दिलाया उस पैसे की जो उसने इसको अदा नहीं किया था। यानी बैल का दाम 1 महीने में देना था, 1 महीने के अंदर ही बैल मर गया। अलगू ने पैसे की मांग की नहीं, लेकिन कुछ महीनों बाद अलगू ने पैसे की मांग की, भाई दे दीजिए पैसे जो आपने नहीं दिए हैं। साहू गॉट वेरी अनवायर्ड, अनवायर्ड का मतलब होता है नाराज। साहू बड़ा नाराज हुआ। आई कांट पे यू अ पेनी, मैं तुमको एक कौड़ी भी नहीं दे सकता। बच्चों पेनी का मतलब होता है कौड़ी, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दे सकता। फॉर द रिच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, आपने जो मनहूस जानवर, जो दुष्ट जानवर मुझको बेचा था ना, उसके बदले मैं तुम्हें 1 आना भी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, बच्चों रूइन का मतलब होता है नाश, बर्बादी। तुम्हारे बैल से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि नाश हुआ, हानि ही हानि हुई, नुकसान ही नुकसान हुआ, इसलिए 1 आना भी मैं तुमको देने नहीं जा रहा हूँ। आई हैव ए बुलॉक, मेरे पास भी एक बैल है। साहू ने कहा मेरे पास भी एक बैल है, चूँकि एक जोड़ा लगाया था ये, तो जोड़े का एक मर गया, तो बोल रहा है मेरे पास भी एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ, ले जाओ 1 महीने के लिए बैल का इस्तेमाल करो, बैल से खेत जोतो। एंड देन रिटर्न टू मी, और 1 महीने के बाद मुझको क्या कर दो, लौटा दो। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, ही सैड एंग्रीली, नाराज होकर के उसने कहा कि मरे हुए बैल के बदले मैं तुम्हें 1 रुपये भी नहीं दूंगा। मेरा बैल लेकर के जाओ, 1 महीने खेत जोतो, बैलगाड़ी चलाओ और 1 महीने के बाद लौटा देना। लेकिन जो बैल मैंने तुमसे खरीदा था ना, उसका मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि बैल मर चुका है। अलगू क्या हुआ बच्चों, आप समझिए। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत,
अब जब बात नहीं बनी तो अलगू ने फैसला किया कि वह इस केस को, इस मामले को पंचायत के हवाले कर देगा। यानी अलगू का भी मामला अब पंचायत में आया। याद है, पहले जुम्मन का आया था और इसी अलगू ने फैसला सुनाया था, जिसके कारण जुम्मन इसका शत्रु बन गया था और अब अलगू का केस पंचायत में जाता है। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर द होल्डिंग द पंचायत वे आर मेड। बच्चों, प्रिपरेशंस का मतलब होता है तैयारी और होल्ड का मतलब होता है आयोजित करना। यानी कुछ ही महीनों में दूसरी बार पंचायती की तैयारी हो गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों लोग यानी समझू साहू और अलगू चौधरी लोगों से मिलने लगे, लोगों को मामला समझाने लगे और लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमने फिरने लगे। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। बच्चों, उसी पेड़ के नीचे, उसी बनियान ट्री के नीचे फिर से पंचायत बैठी, पंचायत का आयोजन हुआ। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू खड़ा हुआ और अलगू ने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू ने कहा कि पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, पंच परमेश्वर होते हैं। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। और अलगू चौधरी ने कहा कि साहू नॉमिनेट द हेड पंच, तुम मुख्य पंच की को क्या करो, नॉमिनेट करो, तुम उनका नाम बताओ। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और उस पंच का जो भी निर्णय होगा आई विल अबाइड बाय, मैं उस निर्णय का स्वागत करूंगा, मैं उस निर्णय को मानूंगा। अलगू चौधरी ने कहा। क्या कहा सुनिए। पंचायती बैठी तो अलगू ने कहा कि पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। साहू, तुम मुख्य पंच का नाम बताओ और मैं उनके फैसले को स्वीकार करूंगा। साहू सॉ ही चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। बच्चों देखिए क्या हो रहा है, क्या इसको नियति कहते हैं, इसको किस्मत कहते हैं बच्चों। साहू सा ही चांस, चांस का मतलब होता है अवसर। साहू ने अपने लिए अवसर देखा और जुम्मन के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखा कि मैं हेड पंच के रूप में जुम्मन को नॉमिनेट करता हूं, साहू ने कहा। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का जो दिल था ना, हार्ट सैंक मतलब क्या हो गया, डूब गया। एंड इट टर्न्ड पेल, और वह पीला पड़ गया, इसका शरीर पीला पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसने न्याय किया था, इसने जुम्मन के खिलाफ एक फैसला सुनाया था और आज वही जुम्मन इनके मामले की सुनवाई मुख्य पंच के रूप में कर रहा है। तो यह सुनते ही कि जुम्मन पंचायती करेगा, यह पीला पड़ गए। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन ये कर भी क्या सकते थे, चूंकि पंचायती बैठ चुकी थी। क्या हो रहा है सुनिए नंबर 14 में। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी और द मोमेंट का मतलब होता है ज्यों ही। जी, ज्यों ही जुम्मन हेड पंच बना, मुख्य पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा। जी, जिम्मेदारी उसके समझ में आ गई। एज जज, एक जज के रूप में, एक न्यायकर्ता के रूप में, एक पंच के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपनी कुर्सी की जो डिग्निटी होती है, जो मान होती है ना, जो मर्यादा होती है, उसकी जो जवाबदेही होती है ना, वह इसके समझ में आ गई। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। यानी जिस बड़ी कुर्सी पे ये बैठा था, बड़े मुख्य पंच की कुर्सी पे बैठा था, तो क्या यह अब बदला लेगा? ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा बदला लूं कि नहीं लूं, बदला लूं कि नहीं लूं। इसी अलगू ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया है, आज अवसर है कि मैं इससे बदला लूं या न लूं, यही सोच रहा है। और सोचते हुए कह रहा है नो ही मस्ट नॉट, नो, देखिए बच्चों पंचायती बैठी हुई है, नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स। बच्चों, पर्सनल फीलिंग्स का मतलब होता है व्यक्तिगत मामले, जी, व्यक्तिगत भाव, अनुभव। टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। बच्चों, डूइंग जस्टिस का मतलब होता है न्याय करना और स्पीकिंग द ट्रूथ का मतलब होता है सत्य बोलना। यानी उसने फैसला किया कि सत्य बोलने और न्याय करने के रास्ते में वह अपने व्यक्तिगत मामले को नहीं आने देगा। यानी आज मैं जुम्मन नहीं हूँ, आज मैं सरपंच हूँ, आज मैं मुख्य पंच हूँ, और आज मैं मुख्य पंच के रूप में बोलूँगा, नहीं मैं जुम्मन के रूप में बोलूँगा। आज दोस्त के रूप में नहीं, मैं पंच के रूप में बोलूँगा। और पंच की जिम्मेदारी क्या होती है, इस कुर्सी का मान क्या होता है, उसके समझ में आ गया। बोथ अलगू एंड साहू एस्टेटेड देयर केसेस। एस्टेट का मतलब होता है कहना। बोथ अलगू ने और साहू ने अपने केस को जनता के सामने रखा, दोनों ने अपनी अपनी बातें कहीं। दे वेयर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली।
लोगों ने, मुख्य पंच ने, अन्य लोगों ने क्रॉस एग्जामिन किया, यानी साहू से भी कुछ सवाल पूछे, अलगू से भी कुछ सवाल पूछे, और लोगों ने केस को डीपली, गंभीरतापूर्वक, गहराईपूर्वक अंडरस्टैंड किया, समझा। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, अब जुमन खड़ा हुआ और फैसला सुनाया, अनाउंस्ड, और फैसला सुनाने के लिए जुमन क्या था, खड़ा था। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक। और देखिए बच्चों, मुख्य पंच के रूप में पंचायती सुनाते हुए जुमन क्या कहता है, इट इज़ आवर ओपिनियन, यह हमारी राय है, यह हमारा मत है कि साहू को बैल का दाम देना ही चाहिए। व्हेन साहू बॉट द ब्लॉक, जब साहू ने अलगू से बैल खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, उस समय बैल को कोई डिजीज़ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, और डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता, यानी उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई रोग नहीं था, कोई विकार नहीं था, उसको कोई बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वाज अनफॉर्चुनेट, बैल की जो मृत्यु थी ना, वह अनफॉर्चुनेट थी, वह दुर्भाग्य की क्या थी, बात थी। बट अलगू कांट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन अलगू को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी अलगू ने तो साहू को बैल बेच दिया, और फैसला ये हुआ था कि 1 महीने में साहू इसको पेमेंट करेगा, पैसा देगा, लेकिन 1 महीने के अंदर ही बैल मर गया, तो इसकी जिम्मेदारी अलगू की नहीं है। अगर बैल बीमार होता, अगर बैल लंगड़ा होता, लूल्हा होता, अंधा होता, तो बात समझ में आती, लेकिन बैल बिल्कुल ठीक था और 1 महीने के अंदर मर गया, तो यह दुर्भाग्य कहा जाएगा। इसके लिए अलगू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए साहू को पैसा देना ही होगा। यह सुनते ही अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू जो था ना, अपने फीलिंग्स को कंटेन, अपने भावों को वह मतलब दबा नहीं सके। जैसे ही यह बात सुनी, अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सके। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वह खड़े हुए और चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, कौन, अलगू, विक्ट्री टू द पंचायत, यह पंचायत की जीत हुई है। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान जो होते हैं पंच के दिल में बसते हैं, और पंच की आवाज़ ही परमेश्वर की आवाज़ होती है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके अलगू कहने लगे। कब? जब अलगू के साथ ये न्याय हुआ कि बैल का मूल्य इनको मिलना ही चाहिए। और न्याय किसने किया? इनके दोस्त जो अब दुश्मन बन गए थे, जुम्मन ने किया था। फिर सुनिए क्या होता है 16 में, सून आफ्टर, ठीक बाद, सून आफ्टर का मतलब ठीक बाद, जुम्मन केम टू अलगू, पंचायती सुनाने के ठीक बाद जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम, उनको गले लगाया, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, उनको गले लगाया। एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, यानी पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं भाई तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मैंने महसूस किया, व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, आज मैंने महसूस किया कि पंच होना क्या होता है। व्हाट इट मीन्ट टू बी ए पंच, आज मुझे महसूस हुआ कि पंच होना क्या होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का न तो कोई दुश्मन होता है न कोई दोस्त होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे केवल न्याय की पड़ी रहती है। मित्र, आज यह बात मेरे समझ में आई कि पंच होना क्या होता है। पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, उसको सिर्फ न्याय करना पड़ता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी। मित्र, यानी कोई भी व्यक्ति जस्टिस एंड ट्रूथ, यानी न्याय और सच्चाई के मार्ग से न टिके, फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, यानी दोस्ती के नाम पर, दुश्मनी के नाम पर कोई भी व्यक्ति न्याय और सत्य के मार्ग को नहीं त्यागे। जैसे तुमने भी नहीं त्यागा और हमने भी नहीं त्यागा। तुमने भी न्याय किया, हमने भी न्याय किया। और जब भी कोई व्यक्ति पंच की कुर्सी पे बैठे ना, तो दोस्त और दुश्मन देख करके फैसला ना करे, बल्कि न्याय करे। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगा लिया, यानी पहले जुम्मन ने लगाया था, अब अलगू ने भी अपने दोस्त को गले लगा लिया। एंड वेप्ट, और रोया, खूब रोया। एंड हिज टीयर्स, और उसके आंसू, वाश्ड अवे, धो दिए, ऑल द डर्ट, सारी गंदगी को, ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, इन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो नासमझी हुई थी ना, उस नासमझी के डर्ट को, गंदगी को आंसुओं ने बहा दिया। और दोनों दोस्त जो दुश्मन बन गए थे,
फिर से दोस्त बन बैठे और फिर से गांव में इनकी वही प्रतिष्ठा हासिल हो गई और फिर से ये दोनों एक दूसरे की परिवार की देखरेख करने लगे और गांव वालों के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम किए कि जब भी आप पंच की कुर्सी पे बैठो, जब भी किसी कुर्सी पे आप बैठो तो कुर्सी के हिसाब से फैसले करो, न कि सामने वाले को देख करके। अगर सामने वाला दोस्त है या सामने वाला दुश्मन है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ न्याय करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक समय अलगू ने किया और दूसरे समय जुम्मन ने किया। तो यह हनीशक्ल बुक से चैप्टर नंबर 7 था, प्रेमचंद की रचना थी। अगर ये रचना पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और चलते चलते इस वीडियो को समाप्त करते करते मेरे साथ बोलिए जय हिंद।